Good morning, class. And today I am here again, myself Hare Krishna Bhagavat, and I am your biology teacher. And I just welcome you into the eVidya Achievers Group. And today I am going to discuss about the reproduction in organism, class 12, chapter 1 and part 2. जैसा कि पिछले पार्ट में आपने पढ़ रखा है कि रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, डिफिनीशन पढ़ा और उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जैसा हमने पहले भी बात कर रखा है। उसके बाद आज जो मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे वो है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम बात करेंगे फिजन की, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी की एंड फ्रेगमेंटेशन की। और जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है एक चेक पॉइंट्स, तो अंत में उसके एक चेक पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लें कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है। तो इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट और इंडिविजुअल कैन एबल टू produce a large number of progenies, and it is common among the unicellular organism, especially those belongs to kingdom Monera and Protista, and it also seen among the other organism having the simple grade of organization like sponges। जैसा कि आपको पहले से पता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही सामान्य स्तर के संरचना वाले जीवों में पाया जाता है, जैसे कि वे जीव जिनके शारीरिक संरचना एक कोशिकीय होती है अर्थात यूनिसेलुलर होती है, और ऐसे जीव आपको पता है कि किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। और यदि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मेटाजोन्स में देखा जाता है तो ये वैसे जीवों में देखा जाता है जिनकी संरचना सेलुलर ग्रेड या टिश्यू ग्रेड से बहुत थोड़ी होती है, तो जैसे कि स्पॉन्जेस। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, फिर से बात कर लें, चूँकि हमने पहले भी पढ़ रखा है लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर। तो यह एक यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इनमें प्रोजेनीज आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, हेंस दे आर ऑफन कॉल्ड एज क्लोन्स और द रीमेट्स। There is no variation between the parents and progenies. No gamete formation takes place over here. No fertilization occurs. It is a fast process of multiplication. यहाँ पर मैं इसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों एक फास्ट प्रोसेस है। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस बिकॉज हियर नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेक्स प्लेस, नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज़ द यूनियन ऑफ द गैमेट टेक्स प्लेस ओवर हियर। तो ये सारी क्रियाएँ चूँकि यहाँ पर नहीं होती हैं, इसलिए यह प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। इससे जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही तेज़ी के साथ होता है, और ये इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि क्यों फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम बात करेंगे कि कौन कौन से एसेक्सुअल मोड है। देखिए, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बहुत सारे जो मोड्स हैं, इनको अलग अलग भी पढ़ा जा सकता है और एक साथ भी पढ़ा जा सकता है। तो क्लियरिटी के लिए कि कौन सा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मोड एनिमल में पढ़ सकते हैं, कौन सा प्लांट्स में पढ़ सकते हैं, और कई बार पढ़ते समय आप एनिमल का एग्जाम्पल प्लांट्स में दे देते हैं और प्लांट्स का एग्जाम्पल एनिमल में दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट क्लियर बनाने के लिए हमने अलग अलग रखा है। यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल मोड है प्लांट्स में वह कौन कौन से हैं, वो 5 एसेक्सुअल मोड हैं। वह हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर। तो इस पार्ट में जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट में हम फिजन और उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और शेष जो है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखें फिजन किसे कहा जाता है। फिजन, इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स। बड़ा ही इक्वल है, बड़ा ही सिंपल है इसके अंदर इस बात को समझना कि ये बड़े ही सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे अमीबा। इसमें क्या होता है कि पूरा एक जीव का जो शरीर है, जैसे ये अमीबा का शरीर है बड़ा सा, ये अपने अपने मांस को गेन करता है, ये अपने मांस में बड़ा होता है,
किस जगह पे, जिस जगह पे इनार्मस फूड सप्लाई हो, मीन्स वहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन ना हो, फेवरेबल कंडीशन हो और वहाँ पर फूड की मात्रा बहुत अधिक हो, तो ये जीव जो होते हैं बड़े तेज़ी के साथ डिवाइड कर जाते हैं। तो यह सिंपलेस्ट मोड है। फ्यूजन का अर्थ ही होता है टूटना या बंटना, किसमें, दो या दो से अधिक भागों में। तो दो या दो से अधिक भागों में बंटने के साथ इस प्रोसेस को हम लोग तीन मुख्य वर्गों में बांटते हैं। मीन्स इनमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, इसके आधार से हम इसको तीन मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मीन्स टू, मल्टीपल फ्यूजन मीन्स एक से दो से अधिक, और प्लाज्मोटोमी मीन्स जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिर बंटवारा होता है और पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होता है। इसके बारे में तो आइए देखते हैं, इनके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन की। तो बाइनरी मीन्स टू, जैसा कि आपको पहले से पता है, इट मीन्स इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंटल सेल इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। मीन्स इसमें दो डॉटर सेल्स में दो इक्वल भाग में बढ़ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन्स थ्रू द सेल डिवाइड्स, इट इज़ ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप्स। प्लेन्स मीन्स या किस प्लेन से, एक्स वाई जेड जो प्लेन जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म जो है थ्री डायमेंशनल ऑर्गेनिज्म है, ये जिस प्लेन में आ रहा है, जैसे ट्रांसवर्स है बाइनरी फ्यूजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है, ऑब्लिक होता है और इरेगुलर होता है। ये अलग अलग तरह का बाइनरी फ्यूजन है। मीन्स किस तरह से उसका शरीर ऑर्गेनिज्म का बंटने जा रहा है, इसके आधार पर हम उनको बांटते हैं। तो इन सभी पर हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इज मोस्टली सीन अमंग पारामीशियम, longitudinal binary fusion is seen among Euglena, oblique binary fusion is seen among Cretinium, and irregular binary fusion is seen among Amoeba. Now, let's see the multiple fusion. What the multiple fusion is? Multiple means many. It is in which the parental cell divides into many equal halves. It is mostly seen among parasitic protozoans like Plasmodium. Here in this case, the organism under unfavorable condition forms an encapsulated structure in which the cell divides and redivides to form a large number of progeny into the capsule. Under favorable condition, the case or the encapsulated structure bursts to release the daughter cells. What actually happens in this case? Look, for example, as in case of parasitic protozoans, the parasitic protozoans has been placed in where? In the Sporozoa, in the class Sporozoa of the phylum नंबर 1 प्रोटोजोआ। तो उसके अंदर जो पाए जाते हैं प्रोटोजोआंस, तो ये जो प्रोटोजोआ है ये क्या करते हैं, जैसे उसमें जो स्पोरोजोआ है उसका एक मुख्य एग्जाम्पल के रूप में प्लाज्मोडियम को हम जानते हैं। प्लाज्मोडियम नोन है मलेरिया काउज करने के लिए, और ये क्या करता है, या जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर चला गया, मान लो आरबीसी के अंदर या लीवर सेल के अंदर चला गया, जाने के बाद ये क्या करता है कि अपने ऊपर एक कवच बनाता है, कवर बनाता है। इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर मीन्स या तो ये बनाए या फिर क्या होस्ट के सेल के अंदर जिसमें वो प्रवेश करता है वह होस्ट का सेल उसका इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अंदर ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ अपने जो ऑर्गेनिज्म है या जो होस्ट का जो सेल है उसके अंदर से मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है और अपनी लाखों कॉपी बनाता है। और बनाने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन इनका आ जाता है तो फिर उस सेल को फाड़ कर ब्रस्ट हो जाता है, और ब्रस्ट होकर यह लाखों की संख्या में रिलीज होता है और फिर नए सेल्स को ये इफेक्ट करता है। तो यह प्रोसेस मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, प्लाज्मोटोमी की। प्लाज्मोटोमी जो मेथड है वो किस में देखा जाता है? इट इज़ द मेथड in which the nucleus of the parental cell divides and redivides into a structure that forms a multinucleated synkaryotic structure, which further undergoes favorable condition and forms the membrane along with the cytoplasm and gets separated to each other and forms a many daughter cells, as in case of Opilna. Opilna भी फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है। इसके अंदर जो पहचान है यह एक फ्लैजेलेटा ग्रुप के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या है कि ये सिनकैरियोटिक स्ट्रक्चर का अर्थ होता है, सिन मीन्स जुड़ा हुआ, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। होता क्या है कि जो सेल है, बड़ा सा सेल है, उसके अंदर बहुत सारे जो उसके न्यूक्लियस हैं। अब मान लो एक न्यूक्लियस बटा, तो सबसे पहले आप जानते हो कि जब सेल बंटता है तो सेल बंटने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग सेल के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होते हैं, जितनी बार इनको डिवाइड होना होता है, या 1 से 2, 4, 16, 32 ऐसा करके डबल होते चले जाते हैं। फिर जब ये हो जाते हैं तो एक बारी जैसे ये पंपकिन स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो जैसे पंपकिन है या वाटरमेलन स्ट्रक्चर हो कह सकते हैं, जिसके अंदर वाटरमेलन मान लो कि जो मैट्रिक्स है उसका जो होता है, जो फ्लैशी पार्ट जिसको हम खाते हैं,
तो वो जो पार्ट है वो मान लो साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जितने भी उसके बीज हैं वो न्यूक्लियस है। तो ये सारा ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनकैरियोटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये सभी साइटोप्लाज्म सभी अपना सेल जो है वो साइटोप्लाज्म को और थोड़ी मात्रा में उस न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म को थोड़ी मात्रा में लेकर अपना सेल अलग कर लेते हैं और फिर ये अलग हो जाते हैं। इस तरह के डिवीज़न को हम लोग प्लाज्मोटोमी कहते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो दूसरा है वह जो दूसरा मेथड है जो मोस्ट कॉमन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इन दिस मेथड अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेस व्हेन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स देन ईच पार्ट बिहेव्स एज अ न्यू इंडिविजुअल। या प्लांट में जैसे आप जानते हैं फिलामेंटस अलगी है हमारे पास एक स्पायरोगैरा, बड़ा ही खूबसूरत होता है, यदि आपने देखा होगा तो बहुत ही खूबसूरत ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, बहुत रंग बिरंगा दिखने वाला कलरफुल है यह ऑर्गेनिज्म है। अब यह होता क्या है कि जैसे मान लो मैकेनिकल स्ट्रेस, मान लो कि किसी भी साफ जल में यह पाया जाने वाला और ऑर्गेनिज्म है, यह पौधा है। अब मान लो कहीं साफ जल में किसी नदी तालाब के किनारे में ये किसी स्टोन से लगा और बह रहा है। अभी मान लो आपका पैर पड़ गया, किसी का पैर पड़ गया और इसके कई टुकड़े हो गए, तो दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेस। किसी भी तरह से मैकेनिकल स्ट्रेस से यदि यह टूट गया या पानी की धारा तेज़ हुई और टूट गया, तो टूटने के बाद ये क्या होता है कि पौधा का जो टूटा हुआ भाग है वो नष्ट नहीं होता और वो मर नहीं जाता है। जैसे मान लो कोई बड़ा पौधा है हमारा एंजियोस्पर्म के अंदर, यदि आप आम का पेड़ देख रहे हो और आम के पेड़ के टहनी तोड़ दो या फिर उसकी एक पत्ती को तोड़ लो तो वो पत्ती सर्वाइव नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद थोड़े दिन बाद वो पत्ती सूख कर मर जाएगी, उसके सेल्स मर जाएंगे। लेकिन स्पायरोगैरा में ऐसा नहीं होता। स्पायरोगैरा के जब जो बॉडी है फिलामेंटस है, वो फिलामेंट यदि कई भागों में बढ़ जाता है तो हर भाग एक नए सेल का रूप ले लेता है, नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन को और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके साथ एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ रीजनरेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द एनिमल्स। तो उसमें एनिमल्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर हम लोग डिफरेंस करना समझेंगे कि क्या होता है। तब तक यदि आपको यह समझ में आता है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आई नो एग्जैक्टली व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ लेट्स सी at the end of this, now we have something for you, that is the checkpoints, that is the define the clones, they explain the term plasmatomy and differentiate between binary fission and multiple fission। जैसा कि मैंने पिछले हमारे वीडियो में भी हमने आपको बार बार कहा है, यदि जो भी आपको चेक पॉइंट्स में जो भी प्रश्न है इनको आप ज़रूर बनाएं और इनके आंसर्स आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित यदि कुछ भी आपको यदि समझ नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। और यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसमें बने रहें और बने रहने के बाद आप इसमें बने रहें और जो हमारा बने रहने के बाद में आप इसे हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तब तक थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। आप बने रहें इसी तरह से। थैंक यू।